प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की कंटिन्यूशन में हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस के 3 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई? Then we can say the distance from center of nucleus to the valence shell of electron in an atom is known as atomic radius। अर्थात न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी होती है उसको हम एटॉमिक रेडियाई के नाम से जानते हैं। Atomic radii generally decreases with a few exceptions on moving from left to right in each series of transition elements or we can say in periodic table। अर्थात पीरियडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जनरली डिक्रीज होती हैं ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एट ईच स्टेप, क्योंकि हर स्टेप पे उसमें न्यूक्लियर चार्ज अर्थात प्रोटॉन्स की संख्या में वृद्धि होती जा रही है and constant value of azimuthal quantum number that is L of last electron। अर्थात जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर भी सेम होते हैं। बात करें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियाई का में कैसे चेंजेज होते हैं, उनका क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहले वी कैन से एटॉमिक रेडियाई डिपेंड्स ऑन 2 अपोजिंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड सेकेंड इज शील्डिंग इफेक्ट। We will discuss both these factors one by one। First of all, increasing nuclear charge। So we can say as we move from left to right in transition elements, the nuclear charge will increase। Atomic radii actually decrease across a row in transition series due to an increase in effective nuclear charge। अर्थात न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि होने की वजह से उसमें एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट मूवमेंट पर। सेकेंड फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? What actually में electron in an atom can shield each other from the pull of the nucleus। This effect called the shielding effect। अर्थात जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन इफेक्ट से, जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हर एटम में पाया जाता है, लेकिन जनरली हम क्या देखते हैं कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक की हम बात करें तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कांस्टेंट होती है। अर्थात उसमें शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है, वो वेरी नहीं करता है अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो। लेकिन बात करें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन n-1d सब सेल में फिलअप होते हैं तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज होती जा रही है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या थर्ड बी से 10th बी तक मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज होती जा रही है। तो वी कैन से इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन n-1d ऑर्बिटल्स एंड दीज n-1d ऑर्बिटल स्क्रीन और सील्ड द ns इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अर्थात जो अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं और यह शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। So the force of attraction between ns electron and nucleus decreases। This effect of n-1d electrons over ns electron is called shielding effect or screening effect। स्क्रीनिंग इफेक्ट से उसके रेडियस में किस तरह से वेरिएशन होंगे देखने को मिलते हैं। The atomic size increase due to shielding effect and balance the decrease in size due to increase in nuclear charge to about 80%। अर्थात दो फैक्टर्स यहाँ पे हैं, एक शील्डिंग इफेक्ट जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अट्रैक्शन है उसको रिड्यूस करता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को बढ़ रहा है जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो रही है। दूसरा फैक्टर था न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर जिसकी वजह से वहाँ पर रेडियस डिक्रीज होती जा रही थी। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट एंड बैलेंस द डिक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज टू अबाउट 80%। दिस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन a period there is very small decrease in size and it may be considered that size almost remains the same। We can see from the table as we move from scandium to chromium
the ionic radii is in decreasing order, but this is in very small. So we can say that in the first transition stage atomic size slightly decrease from scandium to manganese. स्कैंडियम से मैग्नीज तक यह डिक्रीज होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, बिकॉज इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज स्ट्रॉन्गर देन द शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट की तुलना में न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन पावर अधिक होने की वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। जैसे ही हम आगे जाते हैं, द एटॉमिक साइज फ्रॉम आयरन टू निकल, वी कैन सी फ्रॉम दिस टेबल आयरन टू निकल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम बिकॉज बोथ द इफेक्ट्स बैलेंस ईच अदर। यहाँ पर n-1 में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ती जा रही है, तो उनका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो जिस वजह से शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन पावर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। द एटॉमिक साइज फ्रॉम कॉपर टू जिंक स्लाइटली इंक्रीज, लास्ट में हम देखें कॉपर से जिंक तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट इज मोर देन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अर्थात तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन दोनों फैक्टर्स शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है उसका ऑर्डर कुछ इस तरह से पाया जाता है। पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में है मैग्नीज तक, देन निकिल तक कुछ कांस्टेंट है एंड देन वापस वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एंड द आयनिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट फॉलो द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियस। जो आयनिक रेडियस है वो भी सेम ट्रेंड फॉलो करती है जैसा कि एटॉमिक रेडियस में ट्रेंड फॉलो हो रहा है। द रेडियस ऑफ आयंस हैविंग द सेम चार्ज डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एज वी मूव अक्रॉस द सीरीज एक्सेप्ट ओनली फॉर द लास्ट एलिमेंट्स। रेडियस ऑफ बाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट आयन ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज आर लिस्टेड बिलो। तो हम देख सकते हैं बाइवेलेंट आयन में यदि हम देखते हैं तो सेम रेडियस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, फिर ये कुछ कांस्टेंट हो गई और लास्ट में अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ट्राइवेलेंट आयंस की बात यदि हम करते हैं तो 81 स्कैंडियम से क्रोमियम तक 69 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मैग्नीज 66, आयरन 64, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो है लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम रिड्यूस हो रही है आयनिक रेडियस क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट हावी होता जा रहा है। इसके आगे इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पाई जाती, इसलिए इसके आयनिक रेडियस हमने यहाँ पर नहीं प्रस्तुत किए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। तो व्हाट आर द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स एंड व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। A unique feature of transition element is that they form non-stoichiometric compound. Non-stoichiometric compound का मतलब होता है कि वहाँ पर जो मेटल किसी भी दूसरे नॉन मेटेलिक एटम के साथ में कंपाउंड बनाती है वो एक निश्चित रेशियो में नहीं होते हैं। यदि बनने वाला कंपाउंड एक निश्चित रेशियो में हो तो उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, और अगर उनका रेशियो डेफिनेट नहीं हो तो उसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। तो दीज आर कंपाउंड्स ऑफ इनडेफिनेट स्ट्रक्चर एंड प्रपोर्शन। फॉर एग्जांपल यदि हम आयरन ऑक्साइड लेते हैं तो उसको वी शुड राइट विथ बार ओवर द फॉर्मूला, हम इनको एक फॉर्मूले के ऊपर बार लगा करके इंडिकेट करते हैं जो ये बताती है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। FU to indicate that the ratio of iron and oxygen atom is not exactly 1:1, अर्थात उनका रेशियो 1:1 नहीं होता है, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। क्योंकि यदि हम बात करते हैं आयरन की तो आयरन फेरस ऑक्साइड FeO के रूप में बनाता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है, तो दोनों ही तरह के कंपाउंड बनाता है। कौन सा कंपाउंड कितना बनेगा ये डिसाइड नहीं है, इसलिए ये इनका कोई निश्चित रेशियो नहीं होता है आयरन और ऑक्सीजन की। यदि हम बात करते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट सोडियम की, तो सोडियम हमेशा सुपर ऑक्साइड बनाता है Na2O2 1:1 रेशियो में। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम परऑक्साइड बनाता है KO2 जो 1:2 रेशियो है। लिथियम ऑक्साइड बनाता है
जो कि Li 2:1 रेशियो में वहाँ पे होते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें बनने वाले कंपाउंड्स का रेशियो फिक्स नहीं होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो कॉपर भी कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज भी डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है, MnO, MnO2, Mn2O4 एट्सेट्रा। तो वहाँ पर हम एक निश्चित रेशियो नहीं बता सकते कि आयरन और ऑक्सीजन या मैंगनीज और ऑक्सीजन किस रेशियो में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं। वाई? बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से वे एक एटम के साथ में डिफरेंट रेशियो में जुड़ सकते हैं। सेकेंड होता है दे फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। कोई भी मेटल जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, लेकिन कितना भी क्लोजली पैक्ड हो उनके बीच में छोटे छोटे स्पेस बचे हुए होते हैं। इन छोटे छोटे स्पेस में स्मॉल नॉन मेटेलिक एटम्स इम्प्योरिटी के रूप में आकर के फिक्स हो जाते हैं। इन स्पेस को हम वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और जब इनमें नॉन मेटेलिक एटम्स आकर ट्रैप्ड हो जाते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड के रूप में जानते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन कॉम्बिनेशन विथ स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड दैट आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इन कंपोजिशन। तो इन स्मॉल स्पीसीज में जो स्मॉल नॉन मेटेलिक एटम्स आकर ट्रैप्ड हो जाते हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन नॉन मेटेलिक एटम्स के साथ में मिलकर जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं इनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल TiH 1.3 इज दैट इज हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो फिक्स नहीं है। VH वेनेडियम के साथ हाइड्राइड बना रहा है 0.454, टाइटेनियम कार्बाइड, वेनेडियम कार्बाइड, स्कैंडियम नाइट्राइड एट्सेट्रा। दीज आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. The interstitial compounds so formed are chemically inert, having higher melting point as compared to pure metal. तो ये जो interstitial compound होते हैं इनमें specific properties पाई जाती हैं. These are chemically inert. These have high melting points. These compounds are hard and tough and keep metallic conductivity. तो ये इनमें कुछ special properties भी पाई जाती हैं. एग्जाम्पल के रूप में यदि हम और लेते हैं तो टाइटेनियम फॉर्म्स टाइटेनियम ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को हम एक्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एक्स इक्वल टू 0.65 to 1.25. दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन ए फिक्स रेशियो एंड 1.998 to 2.0. वेनेडियम फॉर्म्स VO. Here again x equal to 0.79 to 1.29. Manganese forms MnXO and iron forms another oxide. These compounds have variable compositions and are formed due to the variability of oxidation state and solid defects. अर्थात हमने पहले ही बता चुके हैं कि ये जो वेरिएबल कंपोजिशन पाए जाते हैं इसके पीछे रीजन क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स. समटाइम्स द इंटरस्टिशियल एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर द सेम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन. तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें एलॉय फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है. एलॉय क्या होते हैं? एलॉयज आर ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ. इसमें मेटल्स का मेटल्स के साथ में मिक्सचर होता है और जो उनमें प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए वो एलॉय फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं. द मेटल ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर हार्ड, मैलिएबल एंड डक्टाइल. इनके प्रॉपर्टीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं. These exhibit face-centered cubic, body-centered cubic, and hexagonal close-packed type of lattice structure. These metals are good conductor of heat and electricity, and common alloys of these metals are as follow. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इनको एलॉयज के रूप में हम ले सकते हैं. जैसे कॉपर का जिंक के साथ में अगर एलॉय बनाते हैं तो उसको हम ब्रास के रूप में जानते हैं. नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम. मोनेल मेटल कॉपर एंड निकिल से मिलकर बनता है. जर्मन सिल्वर बहुत ही कॉमन एलॉय है जो कि कॉपर, निकिल और जिंक से मिलकर बनता है. इस तरह से ये कुछ एलॉयज यहाँ पे बनाते हैं. दीज एलॉयज आर हार्डर एंड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन द पेरेंट मेटल. अर्थात पेरेंट मेटल की तुलना में इनमें ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिसकी वजह से इनका एलॉय के रूप में यूज किया जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट.
यदि हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो जनरली इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं और ये एक इरेगुलर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो कि हम इस टेबल से देख सकते हैं। स्कैंडियम 1540 मेल्टिंग पॉइंट है, पहले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है, देन मैग्नीज अगेन डिक्रीज, तो और जिंक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। As is evident from the table, the highest melting point is vanadium 1900 degrees Celsius and zinc, the last element, has exceptionally low melting point. Among other elements, manganese and copper have lower melting points as compared to other members, and the boiling point are very high, more than 2200 degrees Celsius, except for zinc. Zinc के लिए होता है 906 as expected. को देखते हैं तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का हम देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन क्रोमियम की मैग्नीज और आयरन की तुलना में ज़्यादा है एक्सेप्शनली। इसी तरह से कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी भी जिंक से ज़्यादा है। तो we can say the second ionization enthalpy for chromium and copper are quite higher as the D5 and D10 configuration of M+ हैं। जब हम इसमें से क्रोमियम और कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फ्रॉम कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाले तो D10 कॉन्फ़िगरेशन बचता है। इसी तरह से जब हम क्रोमियम का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3D4। इसी तरह से कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन था 3D10 4s1, जब यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बचता है 3D9, अर्थात इसका D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होता है, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। तो जब इनकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें अधिक एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अधिक पाई जाती है। वैल्यू ऑफ जिंक इज करस्पॉन्डिंगली लो एज द आयनाइजेशन कंसिस्ट of the removal of an electron which allows the production of stable D10 configuration. जिंक में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे जब हम आउटरमोस्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं उसके बाद भी D10 कॉन्फ़िगरेशन बचता है, वो भी अपने आप में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होता है। The trend in third ionization enthalpy doesn't involve 4s orbital and thus there is a greater difficulty for the removal of an electron from manganese and zinc. जो थर्ड यदि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं वहाँ पे 4s इलेक्ट्रॉन सभी के रिमूव हो चुके हैं। 4s इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद में मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन Mn+2 पे D5 होता है, इसी तरह से जिंक +2 का D10 होता है। तो यहाँ पे अगर अभी हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने में एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान comparatively ज़्यादा होता है। Thus we see a marked difference between third ionization enthalpy of iron and manganese. Next है standard electrode potential and diffusion potential. So the standard electron potential of the element of 3D series except copper are lower than that of hydrogen electrode. Hydrogen electrode का हम standard electron potential एक आइडियल मानते हैं, तो उससे सभी कंपाउंड्स का सभी एलिमेंट्स का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो कम होता है कॉपर को छोड़ के। कॉपर का देख रहे हैं हम +3.34 है, हाइड्रोजन का 0 मानते हुए बाकी सभी एलिमेंट्स का नेगेटिव है। तो वी कैन से द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज आर लेस देन हाइड्रोजन एक्सेप्ट टू कॉपर। ओनली कॉपर इज वन एलिमेंट जिसका कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन से जाता है। तो दीज एलिमेंट्स इवोल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स दो एट वेरी लो रेट, इसलिए वे आसानी से एसिड में से हाइड्रोजन को इवोल्व कर सकते हैं। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो क्वेश्चन आपके आ सकता है कि वाई कॉपर नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स इजीली, बिकॉज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज greater than hydrogen, so it cannot replace the hydrogen with the acid. It has tendency to get reduced, तो ये आसानी से reduce हो सकता है। Sometimes the metals are protected from the attack of acid by a thin impervious layer of an inert oxide, for example chromium
These metals are oxidized easily to their ions and hence the reducing agent though poor due to obvious reasons given above. थैंक यू। तो ये हम सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम इनकी बाइनरी कंपाउंड्स और पर्टिकुलर एटम के कंपाउंड्स को डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।